हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का पाठ मल्हार का पाठ नंबर 2। इस पाठ का नाम है तीन बुद्धिमान। तो चलिए पढ़ते हैं। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्रायः अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है और ना ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। तो यहाँ पे क्या था कि एक समय की बात है, एक ना निर्धन व्यक्ति, निर्धन मतलब बहुत ही गरीब आदमी था, और उसके 3 बेटे थे। वो हमेशा अपने बेटों से कहता था कि मेरे बेटो, हमारे पास ना पैसा है, कोई धन दौलत नहीं है, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, इसलिए तुम्हें एक दूसरे तरीके से अपने धन को संचित करना होगा, मतलब बचाना होगा। कोई और तरीका ऐसा अपनाओ जिससे तुम अपने धन को संचित कर सको, यानी उसको बचा सको, इकट्ठा कर सको, सेव कर सको। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। अब उसने क्या बोला अपने बेटों को कि तुम हर बात को बहुत ध्यान से देखा करो, समझा करो, हर स्थिति को समझा करो, उसको जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच ना पाए। मतलब हर एक चीज़ को इतना ऑब्जर्व करो, इस तरीके से ऑब्जर्व करो कि तुम्हारी नज़रों से कोई भी बात ऐसी बच ना पाए जिससे कि तुम पैसे इकट्ठा कर पाओ, पैसा बचा पाओ। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। मतलब पैसा तो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन पैसे की जगह तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? पैनी दृष्टि। मतलब अपनी नज़र इतनी तेज रखो कि हर चीज़ तुम्हें आ जाए। और सोना चांदी नहीं है, उसके अलावा तुम क्या देख सकते हो, क्या रख सकते हो अपने पास? अपनी बुद्धि को तीव्र करो, तेज करो, बहुत ही स्मार्ट बनो। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं होगे। अब उनके पिताजी ने उन्हें तीनों बेटों को क्या समझाया? अगर तुम्हारे पास ये 2 चीज़ें होगी, आपकी दृष्टि बहुत तेज होगी। तेज का मतलब है कि आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, देखना सीख जाओगे, समझना सीख जाओगे, और आपकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी, यानी आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे अगर, तो तुम्हारे पास इस तरीके का धन संचित हो जाएगा, इस तरीके का धन इकट्ठा हो जाएगा कि तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा, तुम्हें किसी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तुम हमेशा औरों की तुलना में आगे ही रहोगे, 19 रहोगे, 19 नहीं रहोगे, हमेशा 20 रहोगे। मतलब किसी से भी एक नंबर पीछे नहीं रहोगे, हमेशा बड़े रहोगे, हमेशा ऊंचे रहोगे। ठीक है। अब यहाँ पे उसने अपने बेटों की बात समझाई, तीनों बेटों को। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। अब कुछ समय बाद क्या हुआ? उनके पिताजी जो है वो चल बसे, यानी उनकी मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग से धार गए। ठीक है। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं, आओ घूम फिर कर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कभी भी क्यों ना हो भूखे नहीं हम कहीं भी क्यों ना हो, हम भूखे नहीं मरेंगे। अब क्या था, तीनों भाइयों ने बैठकर थोड़ा सा विचार विमर्श किया कि अब हम क्या करें। फिर उन तीनों ने क्या सलाह की कि चलो बैठकर सारी स्थिति को समझते हैं। फिर उन्होंने कहा कि चलो हम यहाँ से, तो यहाँ पर तो हमारे पास कुछ करने के लिए है नहीं, कहीं घूम कर आते हैं, इधर उधर घूमेंगे, कुछ देखेंगे तो शायद हमें कुछ मिल जाए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चरवाहों के साथ या फिर खेत में श्रमिकों का काम करेंगे। श्रमिकों मतलब मजदूरी करेंगे, है ना। और हम कहीं भी क्यों ना हो, यानी हम कभी कहीं भी चले जाएं, लेकिन हम भूखे नहीं मरेंगे, कुछ ना कुछ काम कर ही लेंगे। अब चलिए आगे क्या था। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिन तक चलते रहे। मतलब क्या हुआ, उसके बाद वो तीनों चल पड़े। अब वो जिस रास्ते से जाते थे वो बहुत ही कठिन कठिन मार्ग भी उन्होंने निकाले, घाटियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनको पार करते हुए वो आगे चल दिए और लगातार वो 40 दिनों तक चलते ही रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। वे थककर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को ही नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए। अब क्या था, वो चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, 40 दिनों से सिर्फ चलते ही जा रहे थे। उनके पास जितना भी खाने पीने का सामान था वो भी अब खत्म हो चुका था, और वो तीनों बहुत थक भी गए थे, उनके पैरों में भी छाले पड़ गए थे।
लेकिन उनको ये क्या लग रहा था कि ये तो सड़क कहीं ख़त्म ही नहीं हो रही, और सड़क तो कभी ख़त्म होती भी नहीं है, एक रास्ता दूसरे रास्ते से जुड़ता चला जाता है। अब वे आराम करने के लिए रुकते, उसके बाद फिर से चल पड़ते थे। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। मतलब लास्ट में जब वो कहीं रुके तो उन्होंने क्या देखा, उनके सामने बहुत से वृक्ष थे और बहुत सारे मकान थे। इसका मतलब एक बहुत बड़े नगर के पास आ गए थे, एक शहर में आ गए थे। ये देखिए, ये तीनों भाई है ना, ये मकान दिख रहे हैं उन्हें, पेड़ दिख रहे हैं, तो यहाँ पे वो आ पहुंचे थे। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। अब तीनों को बड़ी खुशी हुई कि अब तक हम सिर्फ सड़कों पर चल ही चल रहे थे, अब हमें एक शहर दिखाई दे गया, एक नगर दिखाई दिया। और वो तीनों बहुत ही खुश हो गए और एकदम शीघ्रता से वो आगे बढ़ने लगे। शीघ्रता मतलब तेजी से, जल्दी से। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता हो। अब क्या, उनके पिताजी ने उन्हें कहा था ना कि अपनी दृष्टि पैनी रखना, तेज रखना, तो वो हर चीज को बहुत ऑब्जर्व करने लगे थे, बहुत ध्यान से देखने लगे थे। तो जब वे नगर के बिल्कुल पास पहुंचे, निकट पहुंचे, तो उनका जो तीनों में से जो सबसे बड़ा भाई था वो अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली, नीचे धरती पर जब उसने देखा तो उसे लगा, और उसने कहा कि थोड़ी देर पहले यहाँ से कोई एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। और फिर थोड़ा सा आगे गए तो जो मंझला भाई था, बीच वाला भाई था, वो रुका और उसने सड़क के दोनों ओर देखा, दोनों साइड देखा और बोला कि जरूर, संभवतः मतलब जरूर, वह ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता होगा। यानी कि अब उन लोगों ने ध्यान से जब उस ऊंट के पैरों के निशान देखे या कुछ ऑब्जर्व किया तो उन दोनों को क्या समझ आया कि एक तो यहाँ से बहुत बड़ा कोई ऊंट निकल करके गया है, और दूसरे ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ध्यान दिया कि वो ऊंट जो है एक ही आंख से देख सकता था, एक आंख से देख नहीं पाता। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। अब तीनों ने ये चीजें ऑब्जर्व की, ध्यान दिया इस बात पर। छोटे भाई ने कहा कि उस ऊंट के ऊपर एक महिला और एक बच्चा बैठे थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा, और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ, उसने कहा। हाँ, बहुत बड़ा सा था? बहुत बड़ा सा? एक भाई ने कहा, बहुत बड़ा सा? तो उस घुड़सवार ने जवाब दिया, हाँ। फिर एक भाई ने कहा कि वह एक आंख से देख नहीं पाता है ना? मंझले भाई ने पूछा। तो घुड़सवार ने कहा, हाँ। तो ये क्या था, वहां से ना एक घुड़सवार यानी एक घोड़े पर सवार व्यक्ति जा रहा था। तो एक भाई ने उस घुड़सवार से पूछा कि घुड़सवार, सबसे बड़े भाई ने पूछा कि घुड़सवार, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो, अपनी खोई हुई कोई वस्तु ढूंढ रहे हो? तो घुड़सवार ने कहा, हाँ। उसने पूछा, क्या तुम्हारा कोई ऊंट खो गया है? सबसे बड़े भाई ने पूछा। तो घुड़सवार ने कहा, हाँ, मेरा कुछ खो गया है। फिर उसने पूछा, मंझले भाई ने, बहुत बड़ा सा था? तो उसने कहा, हाँ। वह एक आंख से देख नहीं पाता था? उसने कहा, हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी? छोटे भाई ने पूछा कि एक छोटे से बच्चे के साथ उस ऊंट पर क्या एक महिला सवार थी, बैठी थी ना? तो घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, शंका मतलब एक शक भरी नजर से देखा, भाई इन तीनों को ये सारी बातें कैसे पता है? आह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? तो फिर घुड़सवार को शक हुआ कि जरूर इन तीनों को तो सब कुछ पता है मेरे ऊंट के बारे में, और उस महिला के बारे में भी पता है कि वो उस पर सवार थी, तो जरूर इनके पास ही मेरा ऊंट है। तो घुड़सवार ने उन तीनों से कहा, तो इसका मतलब मेरा ऊंट तुम्हारे पास है, जल्दी से बताओ तुमने उसका क्या किया? फिर भाइयों ने क्या कहा कि हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा। भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता? अब घुड़सवार को शक हुआ ना, तो उसने पूछा कि भाई तुम्हें फिर कैसे पता उस ऊंट के बारे में सब कुछ? अब तीनों भाइयों ने कहा, क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। अब उन तीनों भाइयों ने क्या बताया कि हम अपनी आंखों से और बुद्धि से काम लेते हैं।
और भाइयों ने कहा कि अपना जो घोड़ा है वो शीघ्रता से उस दिशा में दौड़ाओ, वहीं पर तुम्हें अपना ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया। जो ऊँट का जो मालिक था, स्वामी था, उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा। मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। अब उस घुड़सवार को ना उन तीनों भाइयों पर ही शक होने लगा। उस घुड़सवार को लगा कि मेरा ऊँट ज़रूर इन तीनों के पास है, इसीलिए वो मेरे ऊँट के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो उस घुड़सवार ने कहा कि नहीं, मैं तो उस दिशा में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा ऊँट तो तुम्हारे पास है और तुम ही मुझे उसे वापस लौटाओ। अब उन तीनों भाइयों ने क्या कहा, हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। अब उस घुड़सवार ने क्या किया, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन तीनों भाइयों ने मेरे ऊँट को छुपाया हुआ नहीं है। लेकिन वो तीनों तो बार-बार बोल रहे थे कि हमने तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं है। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी बात जो है सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा था। उसने अपनी तलवार निकाल ली घुड़सवार ने और ज़ोर से घुमाया तलवार को और तीनों भाइयों को अपने आगे चलने के लिए कहा। और फिर वो उन तीनों भाइयों को कहाँ ले गया? राजा के भवन में ले गया, राजभवन में ले गया। और इन तीनों भाइयों को उसने सुरक्षा कर्मियों के पास, जो उनका जो दरबान होता है, सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनके पास सौंप दिया और वो खुद घुड़सवार राजा के पास चला गया। ठीक है, मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चल जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी तथा मेरे बेटे को मार डाला है। अब वो जो घुड़सवार था ना, वो राजा के पास गया और उसने गुहार लगाई। उसने राजा से कहा कि मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर ले जा रहा था और उसने कहा कि मेरी पत्नी और मेरा जो बच्चा है वो मेरे पीछे एक ऊँट पर बैठे थे और किसी कारण उनका जो ऊँट है वो पीछे रह गया। भाई घुड़सवार आगे निकल गया और वो पीछे रह गया और वो जो ऊँट था वो रास्ता भटक गया, मतलब उसको रास्ता खो गया, वो उसको समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले, वो तीनों भाई ना, वो 3 व्यक्ति मिले जो पैदल जा रहे थे। और घुड़सवार ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि उन तीनों भाइयों ने ही मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी तथा मेरे बेटे को मार डाला। इस तरह से ना घुड़सवार ने राजा को ये सारी बातें बताई। तुम्हें ऐसा तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा। मतलब जब घुड़सवार ने सारी बातें राजा को बता दी तो राजा ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों समझते हो कि उन तीनों ने ही तुम्हारा ऊँट चुराया है या छुपाया है? इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था और एक आँख से देख नहीं पाता था तथा उस पर एक महिला और बच्चे के साथ सवार थी। तो फिर जब राजा ने पूछा ना कि तुम भाई उन तीनों को कैसे दोषी ठहरा सकते हो, कैसे बता सकते हो कि उन तीनों ने ही तुम्हारे ऊँट को छुपाया है? तो घुड़सवार ने कहा, मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने उन तीनों से अपनी इस सब बात के संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन फिर भी उन तीनों ने मुझे मेरे ऊँट के बारे में सब कुछ बता दिया कि ऊँट बहुत बड़ा था, उसे एक आँख से दिखता नहीं था और उस ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार था। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ लाओ। अब राजा ने सारी बातें जब सुनी तो कहा कि जैसा तुमने मुझे बताया, घुड़सवार से कहा कि भाई तुमने उस ऊँट के विषय में उन्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उन्हें तुम्हारे ऊँट के बारे में सब कुछ पता है, तो ज़रूर उन्होंने ही तुम्हारा ऊँट चुराया होगा। अब जाओ और उन चोरों को यहाँ पे, यानी उन तीनों भाइयों को मेरे पास लेकर आओ। ऊँट का स्वामी बाहर गया, तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। और जो घुड़सवार था ना, ऊँट का जो मालिक था, ऊँट का स्वामी था, वो तीनों भाइयों को अंदर लेकर आ गया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है?
अब राजा ने उन तीनों भाइयों को धमकाते हुए कहा कि जल्दी बताओ, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी देखा ही नहीं, भाइयों ने उत्तर दिया। अब उन तीनों भाइयों ने क्या कहा कि भाई हम चोर नहीं हैं, हमने तो ऊँट को देखा भी नहीं है। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? अब राजा ने कहा कि भाई जब तुमने इस ऊँट को अगर नहीं छुपाया तो इस व्यक्ति ने तुम्हें अपने ऊँट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, फिर भी तुमने इसके ऊँट के बारे में सब कुछ बता दिया सही सही। तो फिर अब तुम कैसे कह रहे हो कि इसका ऊँट तुमने नहीं चुराया? इसका मतलब तुम्हारे पास इसका ऊँट है। महाराज, मैं तो आश्चर्य की महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। अब उन तीनों भाइयों ने कहा कि भाई अगर हमें ऊँट के बारे में सब कुछ पता है तो इसमें आश्चर्य की, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से ऐसी आदत है कि हम हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, हमारी दृष्टि से कुछ भी छूट नहीं पाता, चूक नहीं पाता। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है, इसीलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। अब उन तीनों भाइयों ने बताया कि हमने बचपन से ये सब सीखा है, हमने बचपन से ध्यान दिया है कि हमें हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है, अपनी दृष्टि को पैना रखना है। तो अपनी दृष्टि से पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने का प्रयास, इसको करने में ना हमें बहुत समय लगा है, हमने इसका बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत प्रयास किया है, इसीलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा होगा। राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। अब राजा ने हंस के पूछा कि क्या किसी चीज़ को जिसको तुमने देखा भी ना हो और उसके बारे में सब कुछ जानना, ये क्या पॉसिबल है? ये कोई संभव हो सकता है? अब तीनों भाइयों ने कहा हाँ संभव है। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने कहा ठीक है, तो हम सारी सच्चाई निकलवा लेते हैं, अब सारी सच्चाई की जांच करते हैं। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह दो सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी पेटी लाए थे। अब राजा ने ना अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। अब बात सुनते ही मंत्री तुरंत महल से बाहर चला गया और शीघ्र ही जल्दी से ही वह दो सेवकों के साथ वापस आया जो एक बहुत बड़ी सी पेटी को लेकर आए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक और हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। अब क्या किया राजा ने, जब अपने मंत्री को कुछ कहा तो मंत्री क्या करे, मंत्री बाहर गए और दो सेवकों के साथ वापस राजमहल में लौटे और अपने साथ वो एक ना बहुत बड़ी सी पेटी लेकर आए थे, बक्सा लेकर आए थे, और दोनों ने पेटी को बहुत ही ध्यान से, बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया, दरवाजे के पास ही, कि जहाँ से राजा को दिखाई दे सके, और वो खुद एक साइड में हो गए, एक और हट गए। तीनों भाई दूर से सब कुछ देख रहे थे और तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे और उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से लाई गई, कैसे लाई गई और उसको किस ढंग से रखा गया। ठीक है, हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है, राजा ने कहा। अब राजा ने उन तीनों से पूछा कि भाई बताओ फिर इस पेटी में क्या है बिना देखे, क्योंकि तुम तो बहुत ध्यान से देखते, पैनी दृष्टि है तुम्हारी। महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा, पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है, मंझला भाई बोला। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने कहा। तो इन तीनों ने कहा कि महाराज हम चोर नहीं हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो हम बता सकते हैं कि इस पेटी में क्या है। तो सबसे बड़े भाई ने बोला कि इसमें कोई गोल वस्तु है, और मंझले भाई ने बोला इसमें अनार है, और छोटे भाई ने बोला कि इसमें जो अनार है अभी वो कच्चा है, पका हुआ नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सब खड़े हुए देख रहे हैं ना। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया।
राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसमें उसने उसमें झाँका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। अब क्या उस पेटी को अंदर लाया गया? राजा ने आदेश दिया कि पेटी को यहाँ लाया जाए। सेवकों ने आदेश पूरा किया और पेटी को अंदर लेकर आए और उन्होंने राजा के कहने पर उस पेटी को खोला और जब उसके अंदर देखा तो उसमें क्या था? कच्चा अनार था और सारे आश्चर्यचकित हो गए, मतलब हैरान हो गए बहुत ज्यादा। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर कहा, उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से भी कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये चोर नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोजो। अब राजा ने जब बड़ा ही देखा कि उसमें अनार है कच्चा तो वो भी बड़े हैरान हो गए और वहाँ सभी लोग भी बहुत हैरान थे। उसने ऊँट के मालिक से कहा, घुड़सवार से कहा कि इन लोगों ने ये तो साफ कर दिया, ये तो स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों चोर तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो तुमको इन्होंने जो भी रास्ता बताया है, इनके बताए हुए रास्ते पर जाओ और अपने ऊँट को ढूंढो, खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था। राजमहल में जितने भी लोग थे वो सभी बहुत ही हैरान थे, भाई बिना देखे बता दिया उसने। किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करने। और राजा जब बहुत हैरान हो गए उनकी इंटेलिजेंसी पर, उनकी बुद्धिमानी पर, तो राजा ने उन तीनों के लिए अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और उनकी आवभगत यानी उनका बहुत ही स्वागत करने लगे, उनका स्वागत सत्कार करने लगे। ठीक है, तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें ये कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है और तुम्हें ये कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? अब राजा ने कहा कि भाई तुम बिल्कुल निर्दोष हो, तुमने कोई दोष नहीं किया, तुम चोर नहीं हो। अब तुम जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझे सारी बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगा कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है और वो कैसा था। अब यहाँ पे इन्होंने बताना शुरू किया, तीनों भाइयों ने। सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवारों को अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा घुड़सवार को चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। अब सबसे बड़े भाई ने तो ये बता दिया कि उसको कैसे पता लगा कि यहाँ से बहुत बड़ा ऊँट गया है। उसने बताया कि मैंने धरती पर जो धूल पड़ी थी उस पर उनके पैरों के निशान से, ऊँट के पैर के निशान से, जिनसे उन्हें पता लग गया कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा ऊँट निकल कर के गया है। और जब उसके पास से घुड़सवार अपने चारों तरफ देखे जा रहा था ना, नज़र दौड़ा रहा था, तो उसको पता लग गया कि कुछ ढूंढ रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि उसका ऊँट एक ही आँख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। अब राजा ने कहा, चलो ठीक है, पैरों के निशान से तो तुम्हें पता लग गया कि बहुत बड़ा ऊँट यहाँ से निकल कर गया है, लेकिन तुम में से किसने उस घुड़सवार को ये बताया कि उसका ऊँट जो है एक ही आँख से देख पाता है? और कैसे बताया? भाई उसका तो कोई निशान नहीं था ना। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया, अब मछली भाई ने बताया कि मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। मंझले भाई ने उत्तर दिया। अब यहाँ पे बीच वाला जो भाई था, मंझला भाई, उसने बताया कि मुझे इसलिए ये बात पता लगी कि ऊँट सिर्फ एक ही आँख से देख पाता है, क्योंकि उस ऊँट के जो दाईं ओर की घास थी वो तो ऊँट खाता चला गया, चरता चला गया, लेकिन उसने अपने बाईं ओर की घास को नहीं खाया, वो ऐसी की ऐसी थी। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? अब राजा ने पूछा, ये किसको पता लगा तुम में से कि उस ऊँट के ऊपर एक महिला और एक बच्चा भी सवार था? तो छोटे भाई ने कहा, मैंने। सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे और उनके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए। साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। और छोटे भाई को कैसे पता लगा? छोटे भाई को इसलिए पता लगा कि उसने ये ध्यान दिया कि ऊँट के घुटने टेक कर बैठने से, मतलब पहले टेक कर अपने घुटनों को टेक कर बैठा होगा ना ऊँट, तब जाके वो महिला ऊपर चढ़ी होगी उसके।
तो उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के निशान भी दिए थे। क्योंकि वो लेडीज शूज के निशान थे, वो पहचान गया। और साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह भी थे, जिससे उसे ये पता लग गया कि इस महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता लगा कि पेटी में कच्चा अनार है? ये बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। अब राजा को ये तो पता लग गया भाई ऊँट के बारे में सब कुछ। लेकिन अब राजा ने कहा कि चलो तुम्हें ये कैसे पता लगा कि उस पेटी के अंदर अनार है, और वो भी कच्चा है, एक ही अनार है। ठीक है। तो सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे, उसे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी सी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे, तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु की लुढ़कनी ध्वनि सुनाई दी। मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने बहुत ही ध्यान दिया कि जब वो दो आदमी उसको उठाकर ला रहे थे, ये तो पता लग गया कि वो पेटी भारी नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने उस पेटी को रखा, तो जैसे कोई गोल वस्तु लुढ़कती है ना, तो उसकी उन्हें आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई गोल सी चीज़ लुढ़क की गई है। अब मंझला भाई बोला, मैंने ऐसे अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है, यानी किसी बगीचे की, कुछ बाग की तरफ से लाई गई है, तो उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वह अवश्य अनार ही होगा। कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। अब इस तरह से मंझले भाई ने अपना आइडिया बता दिया कि कैसे उसको आइडिया हुआ इस चीज़ का। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। अब इस तरह से छोटे भाई ने अपना बताया कि भाई मुझे इसलिए पता लगा क्योंकि सारे अनार आपके जो बाग में कच्चे ही हैं, अभी कोई पका हुआ था ही नहीं। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। मतलब राजा इन तीनों भाइयों की इंटेलिजेंसी से, इनकी पैनी नज़र से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है। राजा ने कहा कि तुम्हारे पास धन तो नहीं है, तुम धनवान इसलिए तो नहीं हो कि तुम्हारे पास धन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो धन है वो क्या है? तुम्हारी बुद्धि। उसका तो तुम्हारे पास पूरा कोष है, तुम्हारे पास इतना धन है बुद्धि का। उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें दरबार में रख लिया। अब राजा ने उन तीनों भाई की बहुत प्रशंसा की, उन्हें बहुत ही बुद्धिमानी की, उनकी बड़ाई की और उनको अपने दरबार में ही रख लिया। इसका मतलब बच्चों आपने क्या सीखा इस कहानी से? कि हमारी जो बुद्धि है वो धन से भी ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। हमारी बुद्धि सबसे बड़ा धन है। अगर हम अपनी बुद्धि का सही से उपयोग करें तो हम कितना भी धन कमा सकते हैं। धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंसी से हम धन को कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी थी, तीन बुद्धिमान। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।